नमस्कार। एमएसवीएम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10वीं का अध्याय 7 आनुवांशिकता। इंग्लिश में कहेंगे इसको हेरिडिटी। आनुवांशिकता होती क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं अपन। आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी यानी कि जनक से संतति के अंदर आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण। आनुवांशिकता यानी कि माता पिता एवं उनके पूर्वज के गुणों का संतान में अवतरित होना ही आनुवांशिकता कहलाता है। यानी कि जनक से संतान के अंदर आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण ही हेरिडिटी या आनुवांशिकता कहलाता है। हेरिडिटी शब्द का प्रयोग स्पेंसर द्वारा किया गया था। अब आनुवांशिकता का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? आनुवांशिकी या जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। जैसे विज्ञान की जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, अनेक शाखाएं हैं, वैसे ही आनुवांशिकता का अध्ययन आनुवांशिकी के अंदर किया जाता है। जेनेटिक शब्द बेटसन द्वारा दिया गया था और आनुवांशिकी वह शाखा है जिसके अंदर आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? तो ये वह लक्षण हैं जो जनक से संतति के अंदर स्थानांतरित होते हैं। जैसे बालों का कलर है भूरा होना, या बालों का घुंघरालू होना है, आंखों का रंग है, आंखों का रंग में हरा है, नीला है, भूरी आंखों का होना है। तो ये ऐसे रंग है। त्वचा का कलर है ना, गोरा होना या काला होना, तो इन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। यानी कि वह लक्षण जिनका सजीव में लैंगिक जनन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। आनुवांशिकता का जनक, आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जोहन मेंडल, इन्हें ही आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रयोग मटर पर किए। आइए जानते हैं मेंडल का जीवन परिचय। मेंडल का जीवन परिचय। मेंडल को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया में एक निर्धन किसान परिवार में हुआ और ये पिताजी के साथ खेत पर जाया करते थे और उनका हाथ बटाया करते थे। तो खेत पर जाते थे तो वहाँ देखते थे पार्कों के अंदर किसी में नीले फूल लगे हुए हैं, किसी में गुलाबी फूल लगे हुए हैं, और पिताजी से पूछा करते थे कि ये कहाँ से आए। तो वहीं से इनकी प्रतिभा का पता लगा और पिताजी इन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। तो इन्हें पढ़ने के लिए वियना विश्वविद्यालय भेजा गया और वहाँ पर ये डिग्री तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन ये अपनी प्रतिभा को दबा नहीं पाए और वहाँ से आने के बाद सन 1843 में ब्रून शहर की चर्च में पादरी का काम किया और वहीं रहते हुए उन्होंने उद्यान मटर पर अपने प्रयोग किए। उद्यान मटर जिसका वानस्पतिक नाम है पायसम सैटाइवम, इस पर इन्होंने अपने प्रयोग किए और यह अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि इन्होंने विज्ञान के साथ साथ गणितीय विश्लेषण भी किया। सन 1866 में ब्रून सोसाइटी की वार्षिक पत्रिका में अपने प्रयोगों को प्रकाशित किया। ब्रून शहर में रहते हुए जो वहाँ की एक सोसाइटी थी उसकी वार्षिक पत्रिका में अपने प्रयोगों को इन्होंने प्रकाशित किया और मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों को मेंडलवाद भी कहा जाता है। और इनके मृत्यु 6 जनवरी 1884 को हुई, लेकिन इनके प्रयोगों को कोई समझ नहीं पाया और वह इनके साथ दब गए। लेकिन कुछ समय बाद पुनः 3 वैज्ञानिक ऐसे आए जिन्होंने अलग अलग रहते हुए मटर पर दोबारा प्रयोग किए और परिणाम वही आए जो मेंडल ने दिए थे। हुगो डी व्रीज हॉलैंड, कार्ल कोरेंस जर्मनी के और एरिन वान सेरमक ऑस्ट्रिया के तीनों वैज्ञानिकों द्वारा पुनः मटर पर खोज की गई और वही परिणाम आए जो पहले मेंडल ने प्राप्त किए थे। और तभी से मेंडल को मृत्यु उपरांत आनुवांशिकी के पिता की उपाधि
दी गई। धन्यवाद। मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल अपने प्रयोगों में सफल क्यों हो सका? क्योंकि उसने प्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त पादप मटर का चयन किया और उसने उसके अंदर 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया और उन 7 लक्षणों पर 7 पीढ़ी तक अपने प्रयोग जारी रखे। मेंडल की सफलता का सबसे बड़ा कारण मटर के पादप का चयन। दूसरा कारण, मेंडल ने एक बार में एक ही लक्षण पर अपने प्रयोग किए। उसने एक एक लक्षण को लेकर सभी लक्षणों पर 7 पीढ़ी तक अध्ययन किए और अपने प्रयोगों का गणितीय विश्लेषण रखा। और तो एक समय में एक लक्षण पर अध्ययन करना और अपने प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण रखना, उसने विज्ञान और गणित दोनों को शामिल करके अपने आंकड़ों को सांख्यिकीय विश्लेषण में रखा। इसी कारण मेंडल सफल हो सका। मेंडल ने प्रयोगों में मटर को ही क्यों चुना? अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि मेंडल ने मटर के पादप को ही क्यों चुना? क्योंकि यदि वो मटर नहीं चुनता तो हो सकता वो सफल नहीं होता। तो मटर के चयन के कारण थे कि मटर एक वर्षीय शाक पादप है। मटर का आकार छोटा होता है तो उस पर प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। मान लो बड़ा पादप लेता, सीढ़ी लेकर चढ़ना पड़ता, बहुवर्षीय पादप होता तो खुद मर जाता, लेकिन पादप के लक्षणों को नहीं समझ सकता। इसलिए मटर एक वर्षीय शाक पादप है और इसके अंदर बीजों की संख्या अधिक होती है। मटर द्विलिंगी पादप है। इसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक ही पादप में पाए जाते हैं और इस कारण से इसमें स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। लेकिन मटर के पादप में आसानी से पर परागण भी करवाया जा सकता है और मटर के अंदर कई विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, जिस पर मेंडल ने अलग अलग अपने प्रयोग किए। आइए जानते हैं कि मटर के अंदर कौन कौन से विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। आइए जानते हैं मटर के अंदर कौन कौन से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे जिन्होंने मेंडल ने अपने प्रयोग में शामिल की। पादप की लंबाई। पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, बीज की आकृति और बीज का रंग। लंबाई पहला है पुष्प से संबंधित 2 हैं, पुष्प की स्थिति और पुष्प का रंग। फली से संबंधित 2 हैं, फली की आकृति और फली का रंग और बीज की आकृति और बीज का रंग। 2, 2 और 2 और 1। पादप की लंबाई अकेला है, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, बीज की आकृति और बीज का रंग। याद रखना है 7 जोड़ी मटर के अंदर ऐसे गुण थे जो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी रहे। तो इनमें से लंबाई में प्रभावी गुण लंबा और अप्रभावी है बोना। पुष्प की स्थिति में अक्षीय और शीर्ष। पुष्प का रंग बैंगनी या फिर सफेद। फली की आकृति फूली हुई या पिचकी हुई। फली का रंग हरा या पीला। बीज की आकृति गोल या झुर्रीदार। फली का रंग पीला या हरा। इन 7 जोड़ी लक्षणों को लेकर के मेंडल ने अलग अलग प्रयोग किए और उन्होंने पाया प्रथम पीढ़ी के अंदर इन दोनों लक्षणों में से मात्र एक ही लक्षण प्रकट हुआ और जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट हुआ उसे मेंडल ने प्रभावी लक्षण कहा और जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं हो सका उसे अप्रभावी लक्षण कहा गया। तो ये मेंडल की मटर के चयन के 7 लक्षण। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में लेकर आऊंगा कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। धन्यवाद।